एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से विवाह के बारे में पता चलता है। एक विवाह मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि कुंडली के 7वें स्थान से देख के आप बता सकते हैं उसके बारे में फुल डिटेल्स। तो इसमें उसी कंटिन्यूशन में जो ये टॉपिक चल रहा है, अभी मेलापक देख रहे हैं, मेलापक के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो मेलापक का मतलब ये है कि वर कन्या की शादी के पहले, लड़के लड़की की शादी के पहले उनकी कुंडली या बर्थ चार्ट मिलाए जाते हैं। तो उस चीज़ को मेलापक कहते हैं, राइट। उसकी कुंडली को मिलाने को मेलापक कहते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इसको देखने के लिए कुंडली मिलाई जाती है, उसको मेलापक कहते हैं। तो मेलापक आपको बताया था कि 3 तरह से करते हैं, नक्षत्र मेलापक, ग्रह मेलापक और भाव मेलापक। अब नक्षत्र मेलापक जो है उसमें अष्टकूट का प्रयोग किया जाता है। अष्ट माने 8 और कूट माने मेथड्स या एरिया या उनके क्षेत्र जो हैं। तो नक्षत्र मेलापक में अष्टकूट का प्रयोग करते हैं, यानी 8 तरह के मेथड्स यूज़ करते हैं। इसमें 7 तरह के मेथड्स हम बता चुके हैं। आज जो है वो टॉपिक है 8वां जो कूट है उसका, इसको नाड़ी कूट कहते हैं, नाड़ी। तो नाड़ी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, राइट। ये 8वां कूट है और इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि 8वां जो कूट है नाड़ी, इसके मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। अगर इससे नाड़ी दोनों की मिल रही है, यानी नाड़ी से कुंडली मिल रही है, तो ऐसे केस में फिर वर कन्या को उनकी कुंडली अच्छी मिलती है और उसको 8 पॉइंट्स दिए जाते हैं। 36 में से 8 पॉइंट्स इसको मिल जाएंगे, राइट। और नाड़ी का विचार जो है, नाड़ी को देखते हैं ये जन्म नक्षत्र से देखते हैं, राइट। जन्म नक्षत्र का मतलब कि चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में था, जिस नक्षत्र में चंद्रमा था जन्म के समय, तो वो जन्म नक्षत्र हुआ। तो इसको ये जो नाड़ी का डिस्कशन करते हैं, नाड़ी देखते हैं, वो इसका जन्म नक्षत्र के द्वारा देखते हैं, राइट। अब नाड़ियाँ जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। नाड़ी जो है वो 3 तरह की होती है। इसको आदि, मध्य और अंत कहा जाता है। आदि, मध्य और अंत। और नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र होते हैं, 3 नाड़ियाँ हैं, यानी हर एक नाड़ी में 9 नक्षत्र होते हैं। 9 जन्म नक्षत्र होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन 9 नक्षत्रों में, जन्म नक्षत्र में व्यक्ति ने जन्म लिया, वर या कन्या ने, तो उसकी नाड़ी फिर ये वाली होगी। अगर ये 9 नक्षत्र हैं, इसमें जन्म लिया, यानी जन्म नक्षत्र ये वाले 9 हैं, तो इसमें फिर ये मध्य होगा। अगर इसमें 9 नक्षत्र में जन्म लिया व्यक्ति ने, वर या कन्या ने, तो उसकी नाड़ी फिर अंत होगी। इस तरह से आदि, मध्य और अंत, और हर एक जो है वो नाड़ी डिपेंड करेगी कि किस पर्टिकुलर जन्म नक्षत्र में व्यक्ति ने जन्म लिया है, राइट। तो ये आदि जो नाड़ी है इसके लिए है, अगर व्यक्ति ने वर या कन्या का जन्म अगर अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद, इन 9 नक्षत्रों में अगर उसका जन्म हुआ, यानी वर या कन्या का जन्म नक्षत्र अगर अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद में है, उसकी नाड़ी आदि होगी। इसी तरह से मध्य नाड़ी के लिए अगर वर या कन्या का जन्म ये भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ, यानी उनका जन्म नक्षत्र भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा या पूर्वा भाद्रपद है, तो उसकी नाड़ी फिर मध्य होगी, राइट। इसी तरह से अंत नाड़ी के लिए ये 9 नक्षत्र हैं, कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़, श्रावण और रेवती। अगर ये जन्म नक्षत्र हैं वर या कन्या के, तो उसकी नाड़ी फिर अंत होगी। इस तरह से 3 नाड़ियाँ, और हर एक नाड़ी के लिए 9 जन्म नक्षत्र हो गए। अगर इन नक्षत्रों में जन्म लिया तो उसी के सामने वाली उसकी नाड़ी हो जाएगी। अब ये नाड़ी किस तरह मिलाई जाती है? तो जिस तरह से आपको बताया था कि ये वात, पित्त और कफ 3 तरह के रोग होते हैं। तो अगर कोई वात रोगी है, वात से उसका पीड़ित है, तो ऐसे केस में वात प्रधान, जो वात से रिलेटेड चीज़ें उसको नहीं दी जाती हैं, अवॉइड करते हैं, राइट। इसी तरह से अगर वात पित्त है, पित्त वाला रोगी है, तो पित्त से रिलेटेड चीज़ें नहीं देंगी जिससे पित्त बनता हो। या कफ का रोगी है, तो ऐसे केस में कफ से रिलेटेड चीज़ें उसको अवॉइड की जाती, नहीं दी जाती। उसी तरह से ये आदि, मध्य और अंत ये नाड़ी हैं। अब इसमें अगर वर और कन्या दोनों की सेम नाड़ी होगी, तो वो फिर कुंडली नहीं मिलेगी, राइट। तो अगर दोनों की, वर और कन्या दोनों की आदि हो तो ये कुंडली नहीं मिलेगी, मध्य हो दोनों की तो नहीं मिलेगी, अंत हो तो नहीं मिलेगी।
यानी उनकी नाड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। एक की आधी हो तो दूसरे की मध्य हो तो अंत, इस तरीके से वो नाड़ियाँ डिफरेंट होनी चाहिए। वर और कन्या की नाड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। तो अगर वो डिफरेंट होगी तो उसको 8 गुण मिलेंगे, राइट। ये बताया आपकी नाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको 8 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं आउट ऑफ 36। लेकिन अगर वो नाड़ी सेम है तब उस केस में 0 गुण मिलता है, उसको फिर 0 पॉइंट दिया जाता है, राइट। अब अगर नाड़ी दोष है, यानी कि दोनों की नाड़ियाँ सेम है, तो ऐसे केस में फिर क्या होगा, पति पत्नी एक दूसरे का सुख नहीं भोग पाते, एक दूसरे वो उनका दाम्पत्य जीवन या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती। एक ही नाड़ी होने पे उनमें जो अनुराग, आपको बताया था, अनुराग, आकर्षण और एक आसक्ति वाली जो फीलिंग है वो ख़त्म हो जाती है। उसमें अनुराग, आकर्षण, आसक्ति, उनके आपस में प्रेम, भोग विलास और संभोग की कमी रहती है, और वो शारीरिक संबंध भी उनका नहीं रहता, और वो उसमें उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। तो ऐसे केस में जब शारीरिक संबंध ही नहीं होगा तो संतान भी नहीं होगी। तो ऐसे केस में अगर नाड़ी सेम है तो उनका ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि उनकी फिर संतान होना मुश्किल हो जाता है, और फिर पति और पत्नी दोनों की एज भी कम हो जाती है, उनकी जल्दी मृत्यु हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नाड़ी दोष माना जाता है, और अष्टकूट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है नाड़ी दोष होता है। इसीलिए इसको महादोष भी कहा जाता है, इसको महादोष भी कहते हैं, क्योंकि इसके 8 पॉइंट्स मिलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है अष्टकूट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है, राइट। लास्ट के जो 3 हैं, गण, भकूट और नाड़ी, गण के 6 पॉइंट्स, भकूट के 7 पॉइंट्स और नाड़ी के 8 पॉइंट्स होते हैं। तो तीनों को अगर मिलाइए तो 6 + 7 + 8 मिला के 21 होता है। 6, 7 और 8 इस तरह से 21 पॉइंट आते हैं। तो 21 पॉइंट जो है ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। यानी गण, भकूट और नाड़ी जो 36 में से 21 पॉइंट, तो ये सिर्फ लास्ट के 3 ही जो कूट हैं इन्हीं से मिल जाता है, राइट। इसलिए नाड़ी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, वर और कन्या की सेम नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि दोनों की सेम है, राइट, दोनों की नाड़ी सेम है, तो क्या करें, उसके लिए कोई परिहार या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन ये है कि मान लीजिए कि अगर वर कन्या के जन्म नक्षत्र एक है, अगर जन्म नक्षत्र दोनों के एक हों लेकिन फिर जन्म राशि अलग अलग है, राइट, जन्म नक्षत्र तो एक है लेकिन फिर जन्म राशि अलग अलग होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कन्या की जन्म राशि है वो वर की जन्म राशि से पहले नहीं होनी चाहिए, यानी उसका जो राशि का नंबर 1 नंबर से 12 नंबर की राशियां हैं, तो कन्या की जन्म राशि का नंबर वर की जन्म राशि के नंबर से पहले नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। इसको फिर से बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वर कन्या के जन्म नक्षत्र एक ही हैं मान लीजिए, तो वो प्रॉब्लम हो गई, वहाँ तो फिर वो नाड़ी एक हो रही है। लेकिन फिर जन्म राशि अगर अलग है, जन्म राशि अलग है तो इसका परिहार हो सकता है। लेकिन उस जन्म राशि में कन्या की राशि जो है वो वर की राशि से पहले नहीं होनी चाहिए, वो बाद में होनी चाहिए, राइट। एक और तरीका है परिहार का, मान लीजिए वर कन्या के जन्म नक्षत्र अलग अलग है, जन्म नक्षत्र अलग अलग हो गए लेकिन जन्म राशि एक ही है उनकी, जन्म राशि जन्म नक्षत्र अलग अलग है लेकिन जन्म राशि एक ही है। तो यहाँ भी ऐसे केस में कन्या का जो जन्म नक्षत्र है वो वर के जन्म नक्षत्र से पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 से लेके 27 नंबर सबके नंबर फिक्स हैं। तो कन्या का जो जन्म नक्षत्र है वो वर के जन्म नक्षत्र से पहले नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। ये एक पॉइंट है। एक और इसका सॉल्यूशन है, परिहार है ये कि अगर वर कन्या की जन्म राशि जन्म नक्षत्र दोनों ही मान लीजिए एक ही हैं, जन्म नक्षत्र भी एक ही है, जन्म राशि भी एक ही है, तब क्या करें। ऐसे केस में फिर जन्म नक्षत्र का चरण, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो वो चरण डिफरेंट होना चाहिए। उस नक्षत्र का 1 से लेके जो 4 चरण की कोई चरण होगा तो वो दोनों का वर कन्या का नक्षत्र चरण फिर डिफरेंट होना चाहिए। और यहाँ भी उसी तरह से कन्या का जो जन्म नक्षत्र का चरण है वो वर के जन्म नक्षत्र से पहले नहीं होना चाहिए, राइट, उसका नंबर जो है वो पहले नहीं होना चाहिए, उसको वर के जन्म नक्षत्र चरण के बाद में होना चाहिए, राइट। ऐसे ये पॉइंट्स हैं सोल्यूशन के। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार, सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार अगर वर कन्या दोनों का जन्म नक्षत्र, उन्होंने कहा कि अगर ये वर और कन्या दोनों का जन्म नक्षत्र अगर ये रोहिणी हो, राइट, अगर रोहिणी है या आर्द्रा है या मृगशिरा है या पुष्य है या उत्तरा भाद्रपद है या रेवती है, तब भी इसका परिहार हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू सर्वार्थ चिंतामणि है कि सर्वार्थ चिंतामणि ने कहा कि अगर जन्म नक्षत्र वर और कन्या दोनों का अगर वो रोहिणी, आर्द्रा, मृगशिरा, पुष्य, श्रावण, उत्तरा भाद्रपद
या रेवती है तब भी इसका परिहार मान लिया जाएगा, इसको विवाह अलाउ किया जा सकता है। तो इसमें चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर वर कन्या का एक ही नक्षत्र हो, एक ही चरण हो, तो विवाह किसी हालत में करना नहीं चाहिए। फिर विवाह वर्जित है, उसको किसी भी सूरत में विवाह नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर वो वहाँ आपको बताया कि संतान की कमी होगी और अभाव रहेगा, और वर कन्या या वर वधू दोनों की एज जो है कम हो सकती है। दोनों में आपस में एक जो अनुराग, आकर्षण, प्रेम और एक आसक्ति वाली जो फीलिंग है, वो भोग विलास वाली, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उसमें। तो दोनों का एक ही नक्षत्र और एक ही चरण अगर हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। नाड़ी दोष होने पर वैसे भी विवाह अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि आपको बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अष्टकूट है ये, 8वां नंबर, 8 पॉइंट्स मिलते हैं इसमें। अगर नाड़ी दोष हो रहा है तो इसको विवाह को अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी सूरत में बहुत मजबूरी है, करना ही पड़ रहा है, तब ऐसे केस में जो आपको परिहार बताए ये सब इसको फॉलो करें, राइट। अगर नाड़ी दोष हो रहा है तो आपको बताया कि अगर विवाह होता है मजबूरी में, ऐसे केस में फिर संतान का अभाव होता है, संतान होना मुश्किल हो जाएगा और वर वधू दोनों की एज जो है फिर कम हो जाती है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट अष्टकूट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कूट है, इसको नाड़ी कहते हैं, और इसके बारे में आपको बताया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इसका अष्टकूट है। इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।